सिविल सर्विस सिर्फ एक बात चाहती है कि जिंदा है, हाँ आओ, राज्य चलाना है ना, स्टेट चलाना है, जिला चलाना है, और मुर्दे के हाथ में पकड़ा दोगे तो खुद तो जाएगा ही, राज्य को भी लेकर चला जाएगा। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है, पर तुम बता दो। कल एक भाई साहब हमसे कहते थे कि पहले शिक्षक बड़े सरल रहते थे और आश्रम में रहते थे। मैंने कहा सरल नहीं रहते थे, वो उनके पास परमात्मा रहता था, इसीलिए कपड़े से भी आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो महावीर भगवत्ता की स्थिति में आ गए हैं, भगवान हो गए हैं, और भगवान चाहे जैसे रहे, भगवान को तुम ऑर्डर दोगे। देखो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आते हैं गमछा उमछा डाल के, कभी कभी कोई आईएएस अफसर मीटिंग में गमछा डाल के जाएगा? तभी तो कबीर गुस्से में कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये बात बुद्ध को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जात कोई पूछेगा नहीं, तो राजपूत हैं, क्षत्रिय। लगेगा कि यार जीवन में डायरेक्शन कितनी बड़ी चीज होती है। ये किताब लेनी है, जो हिंदी मीडियम के हैं, इसका हिंदी संस्करण भी आता है। जरा मिश्रा जी लीजिए जरा। हाँ हाँ, यस यस, इसका हिंदी संस्करण है, ये इसका हिंदी संस्करण। तो ये लेनी है, विपिन चंद्रा, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और अनसॉल्व लेना है। अभी आ ही रहे हैं, दिल्ली से ही आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ले लेंगे। अभी मेरे बाद किसकी क्लास है? हाँ नहीं, मेरे कितने तारीख से? 12 से। अच्छा, शेड्यूल नहीं मिला। 1-2 दिन न्यूज़पेपर हम भी कर लेंगे, न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। कल जो है रिवीजन वाला प्रोग्राम मैं कराऊंगा, जो हम पढ़ाएंगे वो हम रिवीजन कराएंगे, हम बताएंगे कैसे करना है। मतलब इस 10 दिन में तुम ये समझ लो कि जो पूरा ट्रेंड है उसको इस्टेब्लिश करना है कि पूरे साल करना क्या है। तो कल से अनसॉल्व्ड और किताब दोनों लेकर आनी है, क्योंकि हम इधर से पढ़ते जाएंगे, और ये हमेशा करना है। ये जैसे आप इकोनॉमी की क्लास में आते हैं, वो उसका टीचर नहीं कहता, कोई बात नहीं, आप तो लेकर आओ। कोई जरूरी थोड़ी यार हर टीचर कहेगा, तुम लेकर आओ। तो जैसे उसने कहा कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, आधारभूत संरचना पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, अब बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उस चैप्टर खत्म होने के बाद उसको एक एक करके देखो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, ये आया कि नहीं। तो जो नहीं आया वो उसका क्लास में डिस्कशन होगा। तभी तो पता चलेगा कि हमें पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद क्या बात समझ में नहीं आई। आधुनिक भारत, ये शब्द पकड़ना है, ये मॉडर्न इंडिया। अब इंडिया तो पहले से, लेकिन मॉडर्न, अब मॉडर्न के 4 पहलू हैं। ये शब्द पकड़ना है, ये मॉडर्न। हिंदुस्तान तो पहले से है, ये मॉडर्न इंडिया का क्या मतलब हुआ? पहला क्वेश्चन यही है। तो मॉडर्न इंडिया का मतलब यह हुआ कि जो प्री मॉडर्न इंडिया है और मॉडर्न इंडिया, ये डायग्राम बनाना है। अब प्री मॉडर्न इंडिया में इकॉनमी कैसी है?
सिंपल इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी, सिंपल मतलब, और जो भी कहेंगे उसका वहीं पे एविडेंस देंगे। प्री मॉडर्न, प्री मॉडर्न का मतलब एंशंट और मेडिवल, प्राचीन और मध्यकाल। तो प्राचीन और मध्यकाल की अर्थव्यवस्था कैसी है? सिंपल, सरल अर्थव्यवस्था। एविडेंस, एक्सचेंज मीडियम, एक्सचेंज मीडियम, एक्सचेंज मीडियम क्या है? प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। और एक्सचेंज मीडियम क्या है? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। आज भी गांव में, अगर तुम्हारा गांव से संबंध है तो एक कटोरा गेहूं के बदले 5 आइसक्रीम मिलती है। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। हाँ हाँ, बर्तन तो मिलता है 5 कपड़े के बदले। शहर में भी मिलता है, अब तो सोसाइटियों में लोग कम जाते हैं, पहले हमारे समय में लोग आते थे बर्तन वाले, लोटा थरिया गिलास ये सब जो है हाँ हाँ हाँ, वही वही वस्तु विनिमय। फिर वही कपड़ा जो है सीपी में, कनॉट प्लेस में 100 रुपए का 2, 100 रुपए का 2, वही है, वही वाला कपड़ा है वो देखो सरल इकोनॉमी। वस्तु विनिमय में कुछ समझने जैसा था ही नहीं। जब तुमने कहा बार्टर सिस्टम सिंपल, अगले ने कहा मतलब, बोले 5 आइसक्रीम चाहिए, बोले हाँ, बोले 1 कटोरा गेहूं ले आओ। वस्तु के बदले वस्तु। और दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? प्रेशियस मेटल, बहुमूल्य धातुएं, सोना और चांदी। तो अगर सोना भारत में कीमती है तो यूरोप में भी कीमती है। यह था प्री मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सिंपल इकोनॉमी। पॉलिटी कैसी है? पॉलिटी कैसी है? मोनार्की, राजतंत्र, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। अशोक कौन सी उपाधि लेता है? देवानाम प्रियदसी, कि मैं देवताओं का प्रिय हूं। अब तुमको क्वेश्चन मार्क लगाना है कि क्यों ले रहा है। अब तुमसे अगर कोई पूछ ले कि ये जो प्री मॉडर्न एज के जो राजा थे ये ऐसा क्यों करते थे, जैसे मध्यकाल का जो राजा है अकबर, तो वो कहता जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। ठीक, और कोई बात? ऐसा क्यों करते थे? सोचो, देखो मेरे क्लास में यही एक काम मैं करूंगा अगले 10 दिन, कल से तो डंडा भी लाएंगे, इन लोग को मारेंगे ना। नहीं, डराना थोड़ी, हमें सिलेक्शन लेना है नहीं नहीं, सबको। अच्छा, जो उसको कह रहा हूं क्या? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो, कम से कम तुम लोग बोल रहे हो यार, ये बहुत बड़ी बात। आईएएस की क्लासेस ऐसी होनी चाहिए, इंटरेक्शन वाली। ऐसा ना हो कि एक आदमी बोले जा रहा है, बाकी लोग प्रवचन सुन रहे हैं बैठ के। तो तुम जितना बोलना शुरू करोगे उतना सोचना भी शुरू करोगे। बैठो, कोई बात नहीं, सुनो। आधुनिक युग में राज्य किससे चलता है? मानव रचित संविधान से, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। और आधुनिक युग पूर्व से राज्य कैसे चलता था? धर्म ग्रंथ से। यहां पे संविधान क्या था? धर्म। वेद क्या थे? अपौरुषे। बाइबल क्या है? अपौरुषे। कुरान क्या है? अपौरुषे। किसने लिखा? भगवान ने। तो भगवान तो उतर के चलाएगा नहीं नीचे, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ही तो चलाएगा।
राजा राज्य का संचालन करता था किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। तो यहां अशोक क्या है? देवानाम पियादसी। अकबर क्या है? जिल्ले इलाही। लेकिन यहां राज्य धर्म के द्वारा नहीं चल रहा है, यहां मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में तैयार हुआ। तो मिस्टर मोदी जिल्ले इलाही नहीं है, मिस्टर मोदी हैं जिल्ले जमहूरियत। अब वो जनता के प्रतिनिधि हैं। यहां अकबर किसका प्रतिनिधि था? अल्लाह का। यहां अशोक किसका प्रतिनिधि था? भगवान का। ऐसे अपनी क्षमता का विकास करो। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं, तैयारी का मतलब समझ का विकास। और तुम पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो। तुमने सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं किसी से कभी। तुमने पूछा नहीं कि ये जो हमारे आज प्रधानमंत्री है, ये भैया जिले इलाही क्यों नहीं लिखते? और चूंकि तुमने पूछा नहीं, इसलिए तुमसे किसी ने बताया नहीं। तुमको पूछना चाहिए था। मोनार्की, राजतंत्र, समाज, सोसाइटी, प्रिविलेज्ड क्लासेस, प्रिविलेज्ड क्लासेस। प्रिविलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषाधिकार वर्ग। प्रिविलेज किसके पास प्रिविलेज थी? नोबल्स के पास, सामंत। और किसके पास थी? प्रीस्ट के पास। यह पूरी दुनिया में था, सिर्फ भारत में नहीं था। धर्म को समझाएगा कौन? प्रीस्ट। और धर्म की रक्षा कौन करेगा? सामंत। तो ये दोनों प्रिविलेज क्लास थे, विशेषाधिकार वर्ग। और ये विशेष अधिकार इनको जन्म से मिला हुआ था। ठीक, बात समझ में आई? और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? रिलीजन। ये है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक पूर्व भारत। तो अशोक ने कौन सी उपाधि ली? देवानाम पियदसी। तो कुशानों ने कौन सी उपाधि ली? देवपुत्रा। तो गुप्ताओं ने कौन सी उपाधि ली? परम भागवत। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि ली? आदिवराह। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि ली? शिलादित्य। सिविल सर्विस सिर्फ एक बात चाहती है कि जिंदा है, हाँ आओ, राज्य चलाना है ना, स्टेट चलाना है, जिला चलाना है। और मुर्दे के हाथ में पकड़ा दोगे तो खुद तो जाएगा ही, राज्य को भी लेकर चला जाएगा। कल एक भाई साहब हमसे कहते थे कि पहले शिक्षक बड़े सरल रहते थे और आश्रम में रहते थे। मैंने कहा सरल नहीं रहते थे वो, उनके पास परमात्मा रहता था। तुम महावीर को देखते हो सोचते हो नंगे हैं, नंगे नहीं है वो तुम्हारी आंखें हैं। वो निश्चलता इतनी ज्यादा है, इतनी सिंप्लिसिटी है। हर आदमी नंगा नहीं हो सकता, उसका दिमाग एक्टिव है। इसीलिए कपड़े से भी आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो महावीर भगवत्ता की स्थिति में आ गए हैं, भगवान हो गए हैं। और भगवान चाहे जैसे रहे, भगवान को तुम ऑर्डर दोगे कि प्रोटोकॉल पहन कर आओ? प्रोटोकॉल तो बाबू चपरासी उपरासी का होता है। तुम आईएएस बन गए, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तुमको बुलाया गया है और प्रधानमंत्री आ रहा है, वो किसी भी ड्रेस में आएगा। और हो सकता है ड्रेस ही ना पहने, प्रधानमंत्री है ना। देखो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आते हैं गमछा उमछा डाल के, कभी कभी कोई आईएएस अफसर मीटिंग में गमछा डाल के जाएगा?
इस देश में 2 ही लोग गमछा डालते हैं। अब देखो, तुमने बहुत बार मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी शुरुआत कभी नहीं की होगी, गारंटी। अब ये जो मॉडर्न शब्द है, गौर करो इस पे, क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी बदल गई, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो गई, टोकन करेंसी आ गया। मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ये नकली है, इसको इसे रखे रहते हैं, नहीं मत चलाओ, हम चला लेंगे। फर्जी पिक्चर देखे हो ना, सीरीज। इस कागज की कोई कीमत नहीं है, इस पे जो दस्तखत है, वादा, प्रॉमिस लिखा हुआ है, उसकी कीमत है। ये यहां नहीं था। एक आदमी ने कोशिश की थी चलाने के लिए, मारा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि ये सिर्फ स्थायी सरकार में संभव है, राजतंत्र में संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरकरार रहेगी। तो नेहरू आए चले गए, शास्त्री चले गए, देवी गौड़ा चले गए, नरसिम्हा राव चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, लेकिन भारत सरकार बची रहेगी। और प्रॉमिस किसका है? सरकार का। ये यहां नहीं था। तो ये हो गया मॉडर्न, एक ऐसी व्यवस्था जो पहले थी ही नहीं। अब एक्सचेंज मीडियम क्या है? टोकन करेंसी। अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, इंडियन रुपी। अमेरिकन डॉलर कैसा है? अमिताभ बच्चन की तरह यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सल, हाई एक्सेप्टेबिलिटी, कोई भी लेने को तैयार है। अमिताभ बच्चन को कहीं भी लगा दो, कमर्शियल मूवी, आर्ट मूवी, एड वर्ल्ड, नवरत्न ऑयल, ठंडा ठंडा कूल कूल, और केबीसी। इंडियन रुपी अवध ओझा की तरह है, उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। देखो चेंज हुआ कि नहीं? अब तुमको यह पता कर, यह है कॉम्प्लेक्सनेस, यह है कॉम्प्लेक्सिटी। एक आम आदमी को पता ही नहीं कि भाई साहब ऐसा क्यों है। एक अनपढ़ आदमी को वस्तु विनिमय समझ में आ जाएगा, लेकिन अनपढ़ आदमी को यह बात समझ में नहीं आएगी कि यार अमेरिकन के डॉलर की इतनी कीमत क्यों है यार, वो समझना पड़ेगा। यही है कॉम्प्लेक्सिटी। तो आधुनिक इकोनॉमी कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। ये देखो चेंज हो गया। ये है आधुनिकता का मतलब। पॉलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। हम भारत के लोग, we the people of India solemnly resolve on this day 26 January 1950। अब इस देश का राजा कौन? यहां की जनता। वो जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। 545 कहां बैठाएगी? लोकसभा में। लेकिन राजा में निरंकुशता होती थी। सरकार निरंकुशता को रोकना है। आज डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज यही है कि निरंकुशता को रोकना है। तो सिर्फ एक हाउस नहीं रहेगा, दूसरा हाउस भी रहेगा, अपर हाउस, राज्यसभा।
देखो, ये है आधुनिकता। समाज इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन, समतावादी। अब कोई सामंत और पुरोहित नहीं। अब इस तरह से अगर लोग पढ़े होते तो आज जातिवाद होता? नहीं होता, पढ़े ही नहीं है। पढ़े ही नहीं है। और आज संविधान है मैन मेड। किस ईयर में तैयार हुआ? 1950। अब सवाल ये उठा, ये है मॉडर्न, ये मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठा कि ये सब पैदा कैसे हुआ? यही कहानी इस किताब में दी हुई है। ऐसे सोचे थे कभी? ऐसे कभी सोचे थे कि मॉडर्न इंडिया क्यों पढ़ना चाहिए? मॉडर्न का मतलब क्या होता है? हमसे एक चीज सीख लो, सोचना। पढ़ो ओढ़ो मत हमसे, पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाते हैं ही नहीं। इतने टीचर हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक आदमी ना पढ़ाए तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं सिर्फ सोचना सिखाता हूं लोगों को। मेरा एक सूत्रीय काम है लोगों को जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनको सोचना सिखाना। और जिसने ये चीज मुझसे सीख ली, कोई माई का लाल उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, श्यामलाल के अलावा। राधे राधे, वही रोक सकता है, वही है श्यामलाल। और कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने सोचना सीख लिया उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तुम्हारी डिपेंडेंसी कब तक? जब तक तुम नहीं सोचते हो। तुम सोचे कभी कि भारत में पार्लियामेंट कैसे पैदा हुआ? नहीं सोचे। तुम सोचे कभी कि भारत का समाज समतावादी कैसे बना? और क्या अभी वो समाज अपनी पूर्णता पर पहुंचा कि नहीं? नहीं पहुंचा। क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने इस वक्त, वो सब तुम्हें यहीं से पढ़कर समझ में आएगा। जाति व्यवस्था अंग्रेजों के आने के साथ खत्म हो गई। जाति व्यवस्था की भारत में हत्या की अंग्रेजों ने। कास्ट सिस्टम, लेकिन अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम खत्म तो किया, उसके बदले एक दूसरी चीज पैदा कर दी, कास्टिसिज्म। और भारत की जलवायु इतनी अच्छी है कि कास्टिसिज्म को फलने बढ़ने का मौका मिलता है। वो यूपी इंडस्ट्री है ही नहीं, तो चूंकि इंडस्ट्री नहीं है तो कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, वर्किंग क्लास नहीं है, वही पुराना सामंतवादी समाज है। भाई यूपी में इतना जातिवाद क्यों है? क्योंकि अभी भी समाज आधुनिक नहीं है, अभी भी अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है। तो जब अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है तो समाज कैसे आधुनिक हो जाएगा? इसलिए गांव में जब लड़की जीन्स टी शर्ट पहन के जाती है तो सब उसको देखते हैं, लेकिन मुंबई में कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था आधुनिक है। तो जहां अर्थव्यवस्था आधुनिक है वहां समाज आधुनिक तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भाई मुंबई में तुम जीन्स टी शर्ट पहन के टहल रहे हो, तुम्हें कोई नहीं देखने वाला है। गांव में सभी देखने वाले हैं, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था सामंती है, जमीन पर आधारित है। तो जहां अर्थव्यवस्था सामंती है वहां समाज पूंजीवादी कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता।
अब अफगानिस्तान की औरत के लिए संभव है मिनी स्कर्ट पहन के टहले? संभव नहीं है, लेकिन जर्मनी में संभव है। तुम्हें इस पूरी तैयारी में यह समझना है कि अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। इस समझ का विकास करना है, अलग करके नहीं पढ़ना। जब आजादी पढ़ेंगे हम तो तुम रोगे बैठ के कि अरे भगवान, ऐसा ऐसा। कोई इस किताब को पढ़ ले तो भैया तबाही। इतनी जबरदस्त किताब है। चैलेंज करते, चैलेंज कि कोई इस किताब को जो कमांड बनाए आके हमसे मिले कि हमारी कमांड है, पूछो, और सिर्फ 10 सवाल का जवाब दे दे। हर सवाल पे 10,000 रुपया, हर सवाल पे 10,000 रुपया, हर सवाल पे, बशर्ते मेरा नोट्स और वीडियो ऑडियो ना देखा हो। लेकिन तब पर भी ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे जो मैंने वीडियो में अपने डिस्कस नहीं किया होगा। कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में है कि मैंने छोड़ा क्या है और जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि बाकी तो तुम बता ले जाओगे। जो मैंने छोड़ा है वो पूछ लूंगा कि ये, वहां फंस जाओगे क्योंकि वो तुमने सोचा ही नहीं होगा। तैयारी यही है। ये इतने सारे बड़े बड़ी इंडस्ट्री खुली हुई है कोचिंगों की, पढ़ा तो सभी रहे हैं। इलाहाबाद में कोचिंगों की कमी थी, एक से एक कोचिंग, पर 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या सिलेक्शन बढ़ गया? नहीं बढ़ा। वही स्टेज है, वही फ्रस्ट्रेशन है, वही डिप्रेशन है, वही दिल्ली भागने की तमन्ना है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। क्योंकि वो जो आधारभूत स्ट्रक्चर है तैयारी का, वो ही नहीं बदला। बताओ, अब तुमसे अगर कोई पूछ लेता कि मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या है यार, वाई मॉडर्न, सिर्फ इंडिया क्यों नहीं, मॉडर्न इंडिया का क्या मतलब है, तो अब तुम इसको बताओगे कि सर मॉडर्न इंडिया का मतलब है एक नई अर्थव्यवस्था, मॉडर्न इंडिया का मतलब है एक नई राजनीतिक संरचना, सर मॉडर्न इंडिया का मतलब है एक नई सामाजिक संरचना, सर मॉडर्न इंडिया का मतलब है एक नए तरह का संविधान। नहीं बताओगी? हाँ, लेकिन ये गलती तुम्हारी है कि तुमने नहीं पूछा कि मॉडर्न क्यों लिखते हैं। और ऐसे ही है मॉडर्न वर्ल्ड, बस ऐसे ही है मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न और मॉडर्न। तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, आज पार्लियामेंट है, तो कैसे बदला? कौन सी शक्तियां काम कर रही थी जो नई चीजें पैदा हुई? कौन सी फोर्सेस काम कर रही थी जो ये नई सी चीजें उभर कर आई? अब इसको पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा कि जातिवाद पैदा किया अंग्रेजों ने। करना ही था। 1850 के बाद राष्ट्रवाद पैदा हो गया। अब राष्ट्रवाद को वो सीधे तौर पे तो रोक नहीं सकते थे, तो उन्होंने 2 नई शक्तियां पैदा कर दी, एक राष्ट्रवाद, एक संप्रदायवाद, एक जातिवाद, एक संप्रदायवाद, कास्टिसिज्म और कम्युनलिज्म। जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम, द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में।
और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। और कास्टिसिज्म में उनको सबसे पहला जो नायक मिला और कम्युनलिज्म में जो उनको सबसे पहला नायक मिला, उन दोनों को यह नहीं पता था कि भारत एक राष्ट्र बनने जा रहा है। उनकी भी गलतियां नहीं है। 1870 में किसी को पता था कि भारत राष्ट्र बनने जा रहा है? नहीं। भाई तुम्हारे घर में गरीबी है, असहायपन है, विकास नहीं है, परेशान हो, और शहर का सांसद तुमसे कह रहा आओ तुम्हारे बच्चों की फीस जमा करेंगे, तुम्हें नया घर बनवा के देंगे, तुम्हारे घर का विकास करेंगे, तो तुम उससे जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे? बिल्कुल जुड़ोगे। सर सैयद अहमद सरकार से क्यों जुड़े? क्योंकि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब थी। 1870 जैसे आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ऐसे 1870 में एक किताब आई जिसका नाम था इंडियन मुसलमान। उस किताब में यह दिखाया गया कि भारत के मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। सर सैयद अहमद खान जज थे। इनको बड़ी वो अजीब सा फील हुआ कि यार हमारे समाज के लोग दबे कुचले हैं, हमारे समाज के लोग पिछड़े हैं, हमारे समाज के लोगों का नौकरी में हिस्सा ही नहीं है। तो सरकार ने इनसे कहा कि तुम्हारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम क्या करना चाहते हो? बोले साहब हम तो शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। बोले एकदम दो शिक्षा को प्रोत्साहन। नहीं, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज 1875 में शिक्षा ही तो विकास का द्वार खोलती है। तो सर सैयद अहमद मिले मुसलमान के प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को। दूसरी तरफ ज्योतिबा फूले, दलित परेशान था। और ज्योतिबा फूले के साथ कुछ उच्च कास्ट के लोगों ने बदतमीजी कर दी। सरकार ने उनको ही बुला लिया कि आपके समाज के लोग बहुत परेशान हैं। बोले सरकार हैं तो। बोले आप क्या करोगे? बोले हम भी शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे साहब। लेकिन उन्होंने दलित शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दलित परेशान नहीं रहे हैं, स्त्रियां भी परेशान रही हैं, इसलिए हमारे साथ सिर्फ दलित नहीं चलेंगे, हर पिछड़ा आदमी चलेगा। तो तुम देखोगे जहां से दादा भाई नेहरूजी पैदा हो रहे हैं, ये देखो जहां से दादा भाई नेहरूजी पैदा हो रहे हैं वहीं से तुम्हें दो आदमी और मिलेंगे दादा भाई के साथ। एक मिलेंगे ज्योतिबा फूले और दूसरा मिलेंगे सर सैयद अहमद खान। ये किसके प्रतिनिधि हैं? राष्ट्रवाद के। ये किसके प्रतिनिधि हैं? कास्टिसिज्म के। ये किसके प्रतिनिधि हैं? कम्युनलिज्म के प्रतिनिधि। अभी इन्होंने शुरुआत नहीं की है, याद रखना, प्रतिनिधि कह रहा हूं। अब ये जब बात करेंगे तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये जब बात करेंगे तो जाति की बात करेंगे, ये जब बात करेंगे तो मुसलमानों की बात करेंगे। ये तो मुगलों से पूछो भैया, ये तो बात मुगल ही बताएंगे। उसकी वजह मैं बताऊं? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा, वो तो मजाक वाली बात थी। देखो जब तुम इलाहाबाद में रहते हो, तुमने बहुत दोस्ती कर ली इलाहाबाद में, और तुम करो सब अब इलाहाबाद नहीं रहेगा, अब इलाहाबाद छोड़ देंगे, अब हम जा रहे हैं दिल्ली, यहाँ बहुत समाज बन गया, दोस्त हो गए, अब हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली पढ़ेंगे। तुमने जगह तो छोड़ दी, जगह तुमने बदली, और जब वहां पहुंचे तो कुछ दिन तो तुम सीरियस थे, फिर तुम्हारे वो अंदर का आदमी जाग गया, फिर तुमने वहां भी समाज बना लिया। अब कहां भागोगे? हैदराबाद। जगह मत बदलो, खुद को बदलो। तो इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इस्लाम से बहुत लोग प्रभावित हुए।
क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी। क्या मोची और क्या कलेक्टर, अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। अब ये बात इस देश के समाज को आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? हाँ? अब तुम देखो भारत 13वीं शताब्दी का, 13th सेंचुरी का भारत, एक तरफ मुसलमान समाज कि मोची अगर मस्जिद में आगे खड़ा है और कलेक्टर बाद में आया तो वो पीछे खड़ा होगा, और ये कलेक्टर मोची से कह नहीं सकता कि तू पीछे आ। सामाजिक रूप से इस्लाम में सब बराबर है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण हिंदू धर्म का समाज, अगर पुरोहित और सामंत आ गए तो इस मोची को खींच के पीछे कर देंगे ये और मारेंगे अलग से। है ना? तो ये इससे आकर्षित होने लगे, कन्वर्जन होने लगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान के हिंदू कन्वर्ट हुए, ये कन्वर्ट होकर मुसलमान तो हो गए, लेकिन अपनी जाति व्यवस्था को इस्लाम में भी लेके चले गए। आजमगढ़ है बगल में, वहां अंसारी बहुत रहते हैं, तो मुसलमान में भी तुम यहां हिंदुस्तान के यूपी के मुसलमानों से बात करो, कहेंगे हम सैयद हैं। मतलब बोले ब्राह्मण हो? हाँ, अरे तो फिर सलमान शुक्ला लिखो। सलमान शुक्ला, शाहरुख तिवारी, आमिर पांडे। अरे तुम देखो समाज में नहीं है। तो हिंदुस्तान का जो गैर मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान बना, वो अपनी जाति व्यवस्था को अपने साथ ले गया। तो कबीर को तुम देखो, जुल्हे के घर में पले बढ़े हैं, इसलिए कबीर को कभी भी उच्च वर्ग ने आत्मसात्कार नहीं किया, क्योंकि हैं जुल्हा। महावीर राजा के घर में पैदा हुए हैं। तभी तो कबीर गुस्से में कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये बात बुद्ध को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जात कोई पूछेगा नहीं। तो राजपूत हैं, क्षत्रिय, जात पूछा, निकाल के डाल दिए, बोले पता चला, बोले जी पता चल गया जात। लेकिन कबीर को कहना पड़ रहा है। लोग आके कह रहे हैं अरे जुल्हा। इसलिए इस देश का मुसलमान पिछड़ा है, क्योंकि वो जब कन्वर्ट हुआ हिंदू में, अगर वो शूद्र था तो मुसलमानों में भी शूद्र रह गया। बात क्लियर हुई? इसलिए परेशानी बढ़ गई। आज तक वही समस्या चली आ रही। तो नीचे जाति की, अब जुल्हा अगर मान लो हिंदू जुल्हा मुसलमान बना, तो सामंत जुल्हा जो है, मान लो तुम सामंत हो हिंदू, तुम्हारे पास 50,000 बीघा खेत है यहाँ इलाहाबाद में, और तुम्हारी एक बेटी, और मैं जुल्हा हूं, मेरा एक बेटा है। अब मेरे बेटे की शादी अगर तुम्हारे घर में हो गई तो 50,000 बीघा खेत मेरे पास आया ना, तो जुल्हे की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सामंत जो मुसलमान है वो जुल्हा मुसलमान के घर शादी करेगा? लगाओ इसको, थोड़ा बाल वाल खींचा करो, ऐसे खुलेगा ये। अरे अभी जातिवाद पे ही तो ट्रोल कर दिए सब हमको, बहुत भयंकर वाला ट्रोल कर दिए। ओझा सर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा किया, ये किया, वो किया। ये सब मैं ही कराता हूं पैसा देके, उसकी तुम लोग चिंता मत किया करो।
सब मेरे ही लोग हैं। सब मेरे आदमी। देखो YouTube का एक लॉगरिथम है, जो YouTube में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको ट्रॉल होना है। जैसे आचार प्रशांत जैसे ट्रेंडिंग करने लगे वैसे ही ट्रॉलरों ने उनका बैकग्राउंड खंगाला। और बेचारी जवानी की कोई फोटो है सिगरेट उगरेट पीते हुए लड़की लड़की के साथ बैठे हुए, ये है असली आचार, ये है असली आचार। उससे क्या होता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी को नेगेटिव चीज देखने में बड़ी मजा आती है। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है, पर तुम बता दो। अतीक को देखो आज तक जिंदा रखें, मालिक हो सकता है उसका गैलेक्सी चेंज करा दिया हो, हिंदुस्तान के जो चैनल वाले हैं उसको आज तक जिंदा। डेली तुम देखो, भाग रही थी जंगलों में शाइस्ता, फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ रही ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो YouTube का एक लॉगरिथम है, जो भी आदमी ट्रेंड करेगा YouTube पे उसको ट्रॉलर पकड़ लेंगे। आचार प्रशांत को पकड़ लिया, धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ लिया। तो जब ये ट्रेंडिंग वाले को पकड़ते हैं तो अब जो भी उसका नाम टाइप करेगा तो उसका नेगेटिव वीडियो आना शुरू हो जाएगा। इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इनकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, ये भी पैसा खूब जम के कमाएंगे। ट्रॉल करते हैं तो ये पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक देख के समझ रही कि जाति बोला है, वो पैसा कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ रहा है। वो नाहक में ट्रॉल नहीं कर, उसमें बहुत सारे तो हमको जानते ही नहीं कि कौन है अवध ओझा, ट्रॉल कर रहे हैं, जानते तो हैं। और एक इंटेंशन होता है कि सामने वाले की मानसिकता को तोड़ दो, इतना खौफ पैदा करवा दो कि बोलने की क्षमता ही खत्म हो जाए, इतना डरा दो। हमसे कौन डरेगा, हम ही डरते हैं लोगों से, हमसे काहे कोई डरेगा। हम और डराएंगे क्यों, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमी हैं। हम अगर बंदूक टीवी में देख लें तो बेहोश हो जाएं, तो तुम सो लो। अरे अब कहने में क्या जाता है। अब सवाल यह उठा कि यह कहानी शुरू कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत बड़ी प्यारी है। इस कहानी की शुरुआत हुई भारत में यूरोपियंस के आगमन से। यह आधुनिकता की जो लौ भारत पहुंची वो ये लेकर आए। तो अब सवाल यह उठा कि वो जो ज्योति है आधुनिकता की, वो इनके पास कैसे पहुंची। वो तो हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वो इनके पास कैसे पहुंची, पर एक संक्षिप्त में बता दे रहा हूं कि इनके पास कैसे पहुंची। 15th सेंचुरी 1453 एक बड़ी अहम घटना घटी, बहुत अहम। और वो अहम घटना ये थी कि जो टर्क्स हैं इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, कंस्तांतुनिया, जिसको आज के समय हम कहते हैं इस्तांबुल। और ये दो समुद्रों से जुड़ा हुआ है, एक ब्लैक सी और एक कैस्पियन सी। ये दरवाजा है, इसका एक दरवाजा खुलता है एशिया में और दूसरा दरवाजा खुलता है यूरोप में। ब्लैक सी और मेडिटरेनियन, ब्लैक सी और मेडिटरेनियन। तो इस शहर का एक रास्ता खुलता है
एशिया में एक दरवाजा खुलता है, एशिया में दूसरा दरवाजा खुलता है यूरोप में। और जिसका इस शहर पर कब्जा, उसका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा। सबसे पहले किसका कब्जा था? रोमन्स का। तुमने पढ़ा होगा रोमन एम्पायर। फिर किसका कब्जा हुआ? बैजेंटाइन का, बैजेंटाइन एम्पायर। फिर किसका कब्जा हुआ? ऑटोमन्स का, ऑटोमन एम्पायर। फिर किसका कब्जा हुआ? ब्रिटेन का। आज किसका कब्जा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा नहीं है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा नहीं है, इस रास्ते पे कब्जा है, इस रास्ते पे दबदबा है। तो 1453 में टर्क्स ने, तुर्कों ने इस शहर पे कब्जा कर लिया, और जब इस पे कब्जा कर लिया तो पश्चिम और पूरब का जो व्यापार है उस पर उनका कब्जा हो गया। और जब उस पर उनका कब्जा हुआ तो पश्चिम के लोगों के लिए उन्होंने दिक्कतें खड़ी करनी शुरू कर दी। सामान की कीमतों के दाम बढ़ा दिए वॉलंटरली। अभी पेट्रोल मिलने लगे 600 रुपये लीटर, डीजल 1200। आपने कहा क्यों? सरकार ने कहा ऐसे ही। इन तुर्कों ने पश्चिम के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। एक आम आदमी के लिए मुसीबत, कहता भगवान मुसीबत मत देना भगवान। अगर राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते, बनते ही नहीं। ये जो बाहर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखते हो ना, ये मुसीबत की देन है। ये मुसीबत की देन है, मुसीबत की। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको देखते हो, तुमको लगता होगा यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कोई संघर्ष ही नहीं है। तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको जब तुम मिलते होगे तुमको लगता होगा यार कितनी बढ़िया जिंदगी है। 10-10 गाड़ियां हैं घर में, 1 लाख रुपए महीना खर्चा मिल रहा है, जब हो तो यूरोप टहल आते हैं, अमेरिका टहल आते हैं। और तुम्हारी जिंदगी एनसीईआरटी में बीती जा रही। जिस दिन तुम्हें संघर्ष क्या होता है इसका पता करना हो, किसी मजदूर से जाके पंजा लड़ा लेना। जो मकान बनाते हैं ना, ईंटा उटा ढोते हैं, उनसे जाके पंजा लड़ा लेना, चाहे जितना बादाम खाते हो। जो तुमसे 10 साल बड़ा मजदूर होगा मकान में, और जो ईंटा ढोता होगा ईंटा, उससे कहना कि भैया पंजा लड़ाना है तुमसे और कुश्ती लड़ना है। और इसे उठा के और इतनी बार नचाएगा, तुम्हें पहली बार ताकत का अंदाजा होगा कि भाई ताकत कैसे पैदा होती है। कभी किसी रिक्शा वाले से हाथ मिला के देखना, उसका ये जो पोर्शन है ना, उसकी कठोरनेस देखना कितनी ज्यादा है। बस उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। वो सोच रहा है मैं गरीब हूं, मैं रिक्शा वाला हूं। वो हनुमान जी वाली दशा है उसकी, शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं है। और यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह उठ के बादाम, पिस्ता, अंजीर, यूट्यूब पे तो बहुत पड़ा हुआ है ना कि सुबह उठें तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाएं। कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। जितना पसीना बहेगा उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। बस यही नियम है शुद्ध, बाकी कोई नियम ही नहीं है। हाँ, नहीं भागी कभी?
टेस्ट करिए ना, मंजन करते थे, इसीलिए करते थे, दांत उनके कभी कमजोर नहीं होते थे। एकदम भागो, पर सुबह भागते हुए जाना वहां तक, हाँ भागते हुए जाना और देखना साफ सुथरी जगह हो। नहीं, गंगा जाती हो ना तो उनकी मट्टी निकालना अंदर से पानी में हाथ डाल के, हाँ, उसको खाओ। वो मिट्टी बहुत प्यारी चीज़ है। पहले लड़कों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है नोएडा में, तो वहाँ एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पूरा बालू वालू रखा गया है। तो वहाँ बच्चों को पेरेंट्स ले आते हैं खिलाने के लिए उसमें, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मिट्टी बढ़ाती है। और मिट्टी खाने का जो मज़ा है वो बचपन में जितने लोग ठोके गए होंगे उनको पता होगा। और मैं बड़े लंबे अरसे तक ये जो दिया होती है ना दिवाली वाली, इसको तोड़ तोड़ के खाता था। वो इतनी, जैसे कुल्हड़ की मैं चाय पीता हूँ तो चाय कुल्हड़ ही तोड़ लिया। मिट्टी का जो स्वाद है वो बहुत, मिट्टी की खुशबू कितनी, जब पहली बारिश होती है तो उसकी खुशबू, उसका स्वाद। अब पश्चिम का जो लोग हैं, पश्चिम, जब मैं पश्चिम कह रहा हूं तो पश्चिम का मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्री आती। इनके लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। तो जिसकी भी जिंदगी खतरे में पड़ेगी, या तो वो हाथ जोड़ लेगा, या आत्महत्या कर लेगा, या कुछ नए तरीके की खोज करेगा, लड़ेगा। तो यहां पर पश्चिम में एक चीज शुरू हुई जिसको कहा गया पुनर्जागरण, रेनेसांस। बहुत प्यारी चीज रेनेसांस, पुनर्जागरण। 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद यूरोप में शुरू हुआ पुनर्जागरण पश्चिम में, रेनेसांस, यानी रैशनलिज्म। ये बहुत प्यारी चीज है, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म, तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। आज ही मैंने किताब खरीदी है, आज क्या किताब लिखी मैंने, उसकी एक लाइन पढ़ी, मुझे इतना मजा आया। शंभू का मतलब क्या होता है? भैया मेरे बैग में, ब्राउन वाले में एक किताब रखी हुई है, आदि योगी, सदगुरु वाली। 3-4 हैं, एक ही लेके आना। बोला हम एक बैग लेके चलते हैं, उसमें 3-4 किताब तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। किताबों ने भाई साहब जीवन बदल दिया, और जीवन नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या कर डाला। सदगुरु ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आदि योगी। अभी नई आई है शायद, हो सकता है, या मैंने अभी देखा हो, पुरानी है। हाँ हाँ, जिसपे भगवान शिव की फोटो बनी हुई। और एक लाइन पढ़कर तो दिमाग घूम गया मेरा कि अरे क्या बात है, इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया। वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, बस पूजा किए जा रहे हो। तो भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति ने तो मीरा को भगवान बना दिया। भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति, पता ही नहीं कुछ। रैशनलिज्म, जैसे मैंने अभी तुम्हें मॉडर्न का मतलब बताया कि मॉडर्न का मतलब, तुमने कई बार मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ लेता कि मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या है, ये वाली किताब, ये अच्छा तो सोर्स ऑफ योगा, ये आज ही ली मैंने एयरपोर्ट से, 2-3 लाइनें बड़ी जबरदस्त जबरदस्त लगी।
क्या लाइन लिखते हैं सदगुरु, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो। मतलब इंसान के पास मौलिक रूप से ये लॉन्गिंग का मतलब हुआ कि उसके पास एक मौलिक, फंडामेंटल मतलब मौलिक वो है कि उसे हर चीज जानना चाहिए, उसे हर चीज जानने का वो है अर्ज, हाँ अर्ज है। मतलब वही तो मैं बार बार कहता हूं, क्यूरियोसिटी, ये लाइन का इसी उत्सुकता। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो, ओनली द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग विल क्वेंच दिस लॉन्गिंग। सिर्फ द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, यही तो छूट गया हमारे समाज में, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो रैशनलिज्म का मतलब है नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस। और इस रैशनलिज्म ने क्या किया, सेंस ऑफ इंक्वायरी को बढ़ा दिया, सेंस ऑफ इंक्वायरी को बढ़ा दिया। हर आदमी हर चीज पे सवाल करने लगा, हर चीज पे। तो उसने बाइबल पे भी सवाल करना शुरू कर दिया। अब बाइबल कहती है कि धरती फ्लैट है, अगर तुम समंदर में एंटर करोगे तो तुम समंदर के उस पार गिर जाओगे। यूरोपियंस ने कहा हम घुसेंगे, हम गिर के देखेंगे कि गिरते हैं कि नहीं। और इसी ने शुरुआत एक दूसरे घटना की ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें। और इन भौगोलिक खोजों में दो सबसे बड़ी खोजें, एक 1492 कोलंबस पहुंचता है नई दुनिया, अमेरिका मत कहना, 1492 में नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, जो बाद में अमेरिका बना। और दूसरी खोज है 1498 कोलंबस, वास्को ड गामा गॉट अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? आविष्कार की जननी अब कौन है? आवश्यकता। इन दोनों की आवश्यकता कहां पैदा हुई? ये देखो यहां, ये देखो ट्रायंगल देखो, ये 1453, 1492, 1498। ये देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बात समझ में आ रही ना? तो भारत का सीधा संबंध यूरोप से किस सेंचुरी में हुआ? सीधा 15th 1498 15th सेंचुरी में। और जब वास्को डिगामा यहां से लौट कर गया तो जितना सामान ले गया था उस पर 60 गुना प्रॉफिट मिला उसे। तो जब उसको 60 गुना प्रॉफिट मिला तो फिर पूरब की तरफ दौड़ शुरू हुई, जिसमें पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। ये सब भारत की तरफ भागना शुरू करते हैं, सब। और जब इन लोगों ने भारत भागना शुरू किया तो भारत में पैसा बहने लगा, ये सोना लेकर आने लगे, चांदी लेकर आने लगे। और इन्हीं के पैसे से मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ, इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के। वो जो ताजमहल है ना, वो पैसा यही लेकर आए थे, बाद में वापस ले गए। अवधनामा देख रहे हो कि नहीं? संडे को जो शो आता है मेरा अवधनामा, भारत समाचार पे आता है ना, नहीं देख रहे? देखो उसको यार, ये वाला शो तो मुगल ही तो चल रहा है। हाँ अभी अकबर पे है।
अब जहां पैसा है वहां लड़ाई है। इलाहाबाद के मेयर का चुनाव, जो इस बार मेयर बनेगा वो मलाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, मक्खन खाएगा। कुंभ लगने जा रहा है। कब? 2025, 2023 चल रहा है। 5,000 करोड़ का बजट है। तुम सोच रहे हो यार हम ही लड़ जाते? नहीं नहीं, हमें राजनीति, हम गाय लड़ेंगे। लड़वाएंगे। देख रहे हो चुनाव के चक्कर में कितना शूट आउट हो गया इलाहाबाद में। जो इतने सारी दुर्घटनाएं घटी वो सब चुनाव का ही मामला था। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। अब जो यहां का बाहुबली होगा वही अगले 5,000 करोड़ पर उसका दावा है, उसी तक सारा पैसा फिल्टर होके पहुंचेगा। और एक जंगल में 2 शेर तो रहेंगे नहीं, तो एक शेर को मार डाला, दूसरे के हाथ पैर काट दिए, तीसरा शेर अपने आप ताकतवर है। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं बात। या तो वो दुखी है कि भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए था, सुबह उसका लड़का मरा था, दुख था वो, उसको 2 दिन बाद मार देते, ऐसे थोड़े मारा जाता है। और दूसरा बार खुशी है, दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार खुशी भी है कि बहुत अच्छा किया मारा, बाबा जी ने कहा चोर बदमाशों को मार, दोनों कुछ नहीं मिल रहा है। बस ये जो भाग्य रेखा ये मिटी जा रही है। इसको नहीं करा, हाथ तंबाकू नहीं मलना चाहिए। ये जो भाग्य रेखा होती है ना ये मिट जाती है। हाँ, कोई साथ रहे तुम्हारे जो तुम्हें बना के खिलाए, कि उसकी मिटती रहे तुम्हारी बनती रहे। तुम मत बनाओ, और बनी बनाई तो खाना मत कभी, जहर डालते हैं उसमें। ये जितना माउथ कैंसर अभी रिक्शा वालों को सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग वो बनी वाली सुरती खा रहे हैं, उसमें तेजाब डालते हैं। यहां तक कहानी क्लियर? यूरोपियंस भारत कैसे पहुंचे? अब भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। आज भी है। भारत में किसी चीज की कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। इतना पैसा इस देश के पास है, इसलिए जिसने उस चीज के खिलाफ बोलना शुरू किया उसकी आवाज इस देश में बंद करा दी गई कि ज्यादा मत बोलो। गोल्डन स्पैरो, उसकी वजह क्या है? क्यों गोल्डन स्पैरो है? नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस, दोआब्स, गंगा यमुना दोआब, तुंगभद्रा दोआब, कावेरी दोआब, दोआबों का देश है भारत। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की जमीन। तो तुम भारत का नक्शा देखो, वो नक्शा पीछे लगाएं, यहां लगाना चाहिए कि पढ़ाते वक्त आदमी दिखाए, तो पीछे लगा दिए। भारत का भी है, विश्व का भी है। ऑप्शन दिए, किस पे कब्जा करोगे, भारत पे कि दुनिया पे? कर लो दुनिया मुट्ठी में। दूसरा जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, इसकी बड़ी भूमिका मॉनसून। अब पश्चिम के व्यापारी पूरब आएंगे। 47 एडी में हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की, और मॉनसून जो है वो भारत से होकर गुजरता है। तो जून के महीने में जब तुम अरब सागर में
पूरब की तरफ बढ़ोगे अरब सागर से, मानसून की हवाएं उठेंगी तो किधर से गुजरेंगी? भारत की तरफ से। तो तुम्हें भारत के पश्चिम बंदरगाहों पर आना ही आना है, और जब तुम रिटर्निंग मॉनसून से लौटोगे तो पूरब के बंदरगाह। इस मॉनसून ने भारत को पूरब और पश्चिम के व्यापार का केंद्र बना दिया। लिख लो, मॉनसून ने भारत को पूरब और पश्चिम के व्यापार का केंद्र। ये बात समझ में आई कि नहीं? कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। और तुम मॉनसून के सहारे चलोगे तो या तो पश्चिमी तट पर रुकोगे या पूर्वी तट पर रुकोगे। इसलिए सबसे ज्यादा समृद्धि कहां आई मॉनसून के खोज के बाद? दक्कन और साउथ इंडिया में। और उत्तर भारत के राजा का सपना रहा कि दक्कन और साउथ इंडिया पर कब्जा। तीसरी रीजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा भारत के पक्ष में रहा। क्यों? भुगतान संतुलन। क्यों भारत के पक्ष में रहा? मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मैक्सिमम, और मिनिमम इंपोर्ट, न्यूनतम आयात। और आयात भी करते क्या थे हम? घोड़ा और शराब, जो शाही वर्ग की जरूरत थी, आम वर्ग की नहीं। और इन तीनों चीजों ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। और इस सोने की चिड़िया को लूटने के प्रयास में 15वीं शताब्दी से पहले कौन आए? शक आए, कुषाण आए, हून, तुर्क, मंगोल, मुगल, ईरानी, नादिर शाह, अफगानी, अहमद शाह अब्दाली, और आज आतंकवादी। 15वीं शताब्दी से पहले जब भी इनके पास धन की कमी पड़ी, ये भारत की तरफ भागे। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपियंस भारत में एंटर करते हैं। 1498 इस सोने की चिड़िया का सामना एक नए वर्ग से हुआ। किससे? यूरोपियन से। 15वीं शताब्दी से पहले कौन आता रहा? सेंट्रल एशियंस। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपियंस। अब जब ये भारत पहुंचे यूरोपियंस, और इन्होंने यहां का धन, वैभव, कभी तुम मार्को पोलो के संस्मरण पढ़ो। ये जो विदेशी यात्री भारत आए, अब्दुल रज्जाक, हुएनसांग, वो क्या नाम है उसका, जो फ्रांसीसी, नहीं फ्रांसीसी जो है 17वीं सेंचुरी में, जो कहता है कि पश्चिम का पूरा सोना भारत में डूबा जा रहा है। एक तो प्लिनी है, रोमन हिस्टोरियन है, दूसरा है नहीं, 17वीं सेंचुरी की बात। जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम, ध्वज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। अब ये जब भारत पहुंचे यूरोपियंस, और इन्होंने यहां की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, तो इनको लगा यार
इसको हम कैसे ले जाएं। और लूटने के दो तरीके हैं, एक संवैधानिक, एक असंवैधानिक। संवैधानिक वाला जो है वो दिल्ली से बैठ के चलाएगा सरकार, और असंवैधानिक वाला कराची से। सरकारें दोनों चलाते हैं, जिसको हम एक को अपर वर्ल्ड कहते हैं, एक को अंडर वर्ल्ड कहते हैं। सरकार दोनों चलाते हैं, लूटने का तरीका दोनों है। राजनीति क्या है? गार्जियन है इकोनॉमी की। जो मेयर बनेगा इलाहाबाद का, 5,000 करोड़ का बजट उसके हाथ में रहेगा। जिसको चाहेगा राजा बना देगा, कुछ नहीं करेगा। कुंभ का होर्डिंग का टेंडर दे देगा, होर्डिंग का, प्रयागराज में आपका स्वागत है। यूपी सीएम की फोटो और प्रयागराज में आपका स्वागत है, और दे दिया 20 करोड़ का बैनर लगा दो, 20 करोड़ पास कर दिया। कौन गिनने जाएगा 20 करोड़ का बैनर लगा कि नहीं लगा? और तुमने 2 करोड़ का बैनर लगवा दिया, 18 तुम्हारे पास। सिर्फ जिसको बैनर का टेंडर दे देगा ना, वो 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे काम होंगे। इसलिए चुनाव लड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये इकोनॉमी का खेल है, इकोनॉमी का। इसलिए बैंक में क्लर्क हो गए तो जिंदगी सुकून से कट रही है। सुबह उठे, टिफिन लिए, एक्टिवम फंसाए नीचे, चश्मा उस्मा लगा के पहुंच गए बैंक, और 40 साल जॉब किए, कोई छेड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया, इस देश में नौकरी करना बहुत आसान है। सोचो, मेयर के इलेक्शन में इतनी मारा मारी है। पहली बार तुम देख रहे हो मेयर के इलेक्शन में नेशनल लेवल के लीडर उतर आए हैं, प्रदेश स्तर के लीडर उतर आए हैं। अपने पिता उता जी से घर पे जाके पूछो कि कभी मेयर के चुनाव में कोई लीडर आता था भाषण देने? कोई नहीं आता था कि जाओ यार, अच्छे बच्चों का चुनाव, उसमें कौन जाएगा। 23 में मेयर, 24 में लोकसभा। तो 5,000 करोड़ कुंभ का बजट और 5,000 करोड़ स्मार्ट सिटी। पूरी दुनिया के लोग आएंगे इलाहाबाद देखने के लिए। 10,000 करोड़। दीवालों पे रामायण की चित्रकथा बनेगी। टेंडर दे दिया 100 करोड़ रुपए का कि इलाहाबाद के हर दीवाल पर रामायण की हर कथा का अंकन करवा दो। कितना पैसा लगेगा? साहब 40 लाख रुपया लगेगा। दे दो 100 करोड़ रुपया। अच्छा वाला रंग लगाना, वो स्पेन वाला। जी 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 जी। 10,000 करोड़। इस 2 साल में इलाहाबाद में 10,000 करोड़ का हेर फेर होगा। हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं है। हमारा यार कुछ हिस्सा ही नहीं। तुम काहे दुखी हो रहे हो? पीछे बैठे हो। हाँ, नहीं नहीं, तुमसे कह रहे। और पीछे तुम्हारे बगल जो बैठे, तुम काहे दुखी हो गए यार? हाँ, सोच रहा हो कि यार इतना पैसा आने वाला है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, सरकार करेगी ना। कौन? सोचो, ये आम जनता बेचारी, ये कभी इसको कुछ पता चल पाएगा? ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है। इसकी अलग दिक्कतें हैं। नहीं, ये हमको भैया बोलेरो में नहीं बैठाई, हमने कहीं ना बोलेरो में बैठा, हम बारात नहीं जाएंगे। अरे भैया,
पिछली बार गोरखपुर में एक शादी में हम गए तो एक भाई साहब तो नाराज बैठे हुए थे, भागे जा रहे थे एकदम गए उनको कम के क्या हो गया, कहा हमको बोलेरो में आगे नहीं बैठा है। तो हम कहा आइए हमको अपनी गाड़ी में बैठाते, चलिए आइए। हाँ भैया नहीं जाए, हाँ एकदम मोर के एकदम। बताओ यहाँ 10,000 करोड़ का लेन देन होने जा रहा है, वो बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान। ये बोनेट पे गरम रहता है ना, इंजन रहता है बोनेट पे तो पॉपकॉर्न। सोचो, इसीलिए वो तुमको चाहता है कि तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, नहीं चाहता है कि तुम बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान रहो। वो तुम्हारे इस पूरे सॉफ्टवेयर को बदल देना चाहता है। सामान्य रहो, सरल रहो। अच्छा नहीं यार, कम से कम 10% तो मिल ही जाता अगर कोई दांव लग जाता। चल ठीक है, आगे बाद में जब रिकॉर्डिंग चले। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। ये सरकार का काम करना चाहिए और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ये सब। देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं, वो जब मैं बोलता हूँ पढ़ाता हूँ लाइव तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहाँ से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम नहीं सिखाए तभी तो लड़के डिप्रेशन में है। कौन बैठा हुआ है संत पार्लियामेंट या विधानसभा में? एक आध नाम हमको ही बताओ। देखो गांधी जी बेचारे लाठी वाठी लिए खड़े हैं। आज के समय में होते तो अब तक ईडी इनके यहाँ घर में छापा मार दी होती आश्रम में। अब जब इन्होंने भारत की संपत्ति देखी, अब इनके लिए यह संभव नहीं था। लोकेशन देखो दोनों जगह की, यूरोप और भारत। इनके लिए संभव नहीं था कि अपनी सेनाएं लेकर भारत पहुंचते, तो इन्होंने एक बड़ा स्मार्ट काम किया, बहुत स्मार्ट। इन यूरोपियन ने क्या किया, बड़ा प्यारा काम किया। इन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक कंपनी। अब इस कंपनी को सामने तौर पर किसका अधिकार था? ट्रेड एंड कॉमर्स का। 1599 में बनी थी, 1599 में। अब इस कंपनी को सामने तौर पर प्रत्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स का अधिकार था, लेकिन पीछे से इसको वॉर करने का अधिकार था, इसको आर्मी रखने का अधिकार था, इसको ट्रीटी करने का अधिकार था, इसको क्षेत्रों पर कब्जा करने का अधिकार था। ये देखो, सामने से किस चीज का अधिकार था? ट्रेड का। अब सोचो तुम, अब दिमाग लगाओ, अब तुम अपना दिमाग लगाओ, शांति से बैठो, सोचो। अब कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचता है इसके प्रतिनिधि के रूप में, तो जहांगीर क्या समझेगा कि ये तो व्यापारी हैं। किसका राइट मांगने के लिए आए हैं? व्यापार का। लेकिन ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे। 1498 पुर्तगाली पहुंचे भारत, कालीकट, और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ये देखो, अगर ये सिर्फ व्यापारी होते, 1498 पुर्तगाली पहुंचे कालीकट, पोर्चुगीज, और 1510 में इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। किसने? पुर्तगालियों ने। 1636 में, 1636 में इन्होंने हुगली पर कब्जा करने की कोशिश की। हुगली बंगाल वाला, एक हुबली कर्नाटका में है,
वो बा है, ये गा है, हुगली। 1636 में इन्होंने हुगली पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर में एक ताकतवर राजा बैठा हुआ था, शाहजहां। इनको भागना पड़ा, इनको वहां से हटना पड़ा। 1687 में 1686 सॉरी 87 87 में इंग्लिश ने हुगली पर कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने औरंगजेब की समस्याओं का फायदा उठाने का प्रयास किया। वो दक्कन में बैठा हुआ था, वो परेशानी के दौर से गुजर रहा था, तो इन्होंने सोचा उसकी परेशानी का फायदा उठा के हुगली पर कब्जा कर लिया जाए, बंगाल। लेकिन फिर उसने मारा इन सबको। यानी आरंभ से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ राजनीतिक दबदबा बनाने का सपना इनके मन में मौजूद था। लिख लो, नोट करके। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द यूरोपियन कंपनीज, from the very beginning the European companies, apart from trade and commerce, apart from the very beginning European companies, apart from trade and commerce, had the intention, apart from trade and commerce, had the intention for political domination, for political domination of Indian subcontinent, political domination of Indian सबकॉन्टिनेंट। यानी आरंभ से व्यापार और वाणिज्य के साथ राजनीतिक प्रभुत्व बनाने का भी सपना। कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप पर। लेकिन शुरुआत में इनकी दाल गली नहीं। क्यों नहीं गली? क्योंकि उत्तर में ताकतवर मुगल राजवंश मौजूद था। अब अवसर, हर आदमी, जैसे तुम्हारे पास अभी अवसर है, जवानी यानी अवसर। अब तुम जब तक इसको बनाए रख ले जाओ, तुम 60 साल तक जवानी बनाए रख ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ लोग 20 साल में खत्म हो चुके हैं। भैया मेरे, एक तो इस देश में कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं, गरीब 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 गरीब। अरे भैया, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो सकता है, ये बात हो सकती है कि अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो। तुम गरीब नहीं हो यार, तुम ये, अच्छा, इससे लोगों को बड़ा फायदा मिला है, पर वो समझ नहीं रहे हैं कि उस फायदे ने उनका कितना नुकसान किया है। नेहरू एक जगह, एक विहार एक जगह है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में एक जगह नेहरू विहार, एक नेहरू करके कोई और, नेहरू विकास ऐसा कुछ और है, वहाँ मैं रहता था एक जगह किराए पे। मैं, हमारे 2-3 किराएदार ज़िंदगी में बहुत अच्छे मिले। एक दिल्ली पुलिस के दरोगा हैं योगेंद्र सिंह राणा, उन्होंने तो कभी मांगा ही नहीं, कभी किराया ही नहीं मांगा। जब जाते थे, आता था, ले आते थे, दे देते थे, मांगते नहीं थे। मुस्कुरा देते थे 3-4 महीना बीतने के बाद, तो हम समझ जाते थे कि कह रहे हैं, लेकिन मांगा नहीं कभी। तो हम वही नेहरू विकास में, नेहरू विकास ही नाम है उस जगह का, मुखर्जी नगर में, तो वहाँ एक मकान में रहते थे। तो 2-3 महीना होगा किराया ही नहीं दिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि यार
अवध भाई कोई दिक्कत हो गई? मैंने कहा दिक्कत तो नहीं हुई, एक जहाज खरीदने का सोच रहे थे तो कुछ पैसा कम पड़ रहा है, और जिस मकान में मैं रहता था उसका 2200 रुपया किराया था कमरे का। तो वो भी आदमी सोचा कि भाई 2200 रुपया फंस रहा है तुम्हारा जहाज में। लेकिन वो चूंकि हमसे खुश बहुत रहते थे, कहा और 2-4 हज़ार कम हो तो हम दे दे। मैंने कहा नहीं नहीं हो गया है। तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरे जीवन को लीड करते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पहले उस पर विचार कर लो। इतने सारे अवसर हैं बाहर, अवसर की कमी थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात तुम लोगों के साथ क्या है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ाओ यार। तुम में से 98% लोग जो इस क्लास में बैठे हैं सब साइंस मीडियम से होंगे, साइंस स्ट्रीम से। तो तुम अगर 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री कायदे से 2 लड़कों को पढ़ा दो, पर तुम मस्ती में पढ़ाओगे नहीं। तुम अगर इतनी मस्ती से क्लास 10th के लड़के को फिजिक्स पढ़ा दो तो तुम्हारा 10,000 रुपया कहीं नहीं गया हुआ है। कोचिंग में पढ़ा दो, इतनी सारी कोचिंगें चलती हैं, कहीं जाके अप्लाई कर दो कि भैया 1000 रुपये घंटा टीचर को दे रहे हो, हमको 700 रुपये दे देना। लेकिन पढ़ाने का एक नियम है, अगर तुम मस्ती से नहीं पढ़ाए तो तुम्हारी क्लास में कोई बैठेगा नहीं, चाहे तुम सोना लुटाओ। और मस्ती से पढ़ाने का भी एक और नियम है कि लड़के को वो जो तुम बनाते हो डायग्राम वो समझ में आना चाहिए। और हर समझदार आदमी अवसर का तलाश करता, अवसर, सरेंडर कभी नहीं करता। वो उसको सिर्फ सिचुएशन की तलाश होती है। और जो अपने समय को नहीं समझते उनका बहुत बुरा हाल होता है। कहने की जरूरत ही नहीं, अभी रिसेंटली इलाहाबाद में कांड हुआ। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो, जब समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, एकदम शांति से बैठ जाओ, माला वाला ले। भगवान राम भी रोए, लक्ष्मण को जब तीर लगा तो ऐसे थोड़ा कि तीर निकाल के जान डाल दी, वो भी रोए। कहते ना कि भगवान को कष्ट नहीं हो सकता, कितना हुआ देखो। भगवान थे, उनकी पत्नी उठा ली, आंख बंद करके पता कर लेते, सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं। लेकिन वो कहानी इस बात का सूचक है कि इस धरती पर अगर भगवान भी रहेगा तो वो भी उसी सारी चरण से गुजरेगा जिससे हम इंसान गुजरते हैं। भगवान थे ना, जंगल जंगल ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे खग मृग, हे मधुकर सेणी, सबसे पूछने की क्या जरूरत थी? खुद ही आंख बंद करके पता कर लेते। लेकिन वो स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा है। अवसर, अपॉर्चुनिटी को देखना और उसको समझना और फिर उसको कैच करना, ये हर दिमाग के बस की बात नहीं होती। शांति से बैठ गए ये लोग, एकदम शांति से। 1687 के बाद ये एकदम शांति से बैठ गए कि जब अवसर आएगा तब देखेंगे, और अवसर आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल। किसके किसके बीच? नादर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, नाम से पता चल रहा है और परिणाम सबको पता है। मुर्गा बना के मारा इनको, पिकॉक थ्रोन उठा ले गए,
कोहिनूर हीरा ले गए। टोटल जो लूट थी नादिर शाह की वो 70 करोड़ रुपए थी 1739 में। टोटल लूट 70 करोड़। 3 साल उसने ईरान के लोगों से कोई कर ही नहीं लिया। 3 साल। 3 साल उसने ईरान के लोगों से कोई कर ही नहीं लिया। और इस घटना से सबसे ज्यादा खुशी हुए यूरोपियंस। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब पुर्तगाली भारत पे कब्जे के रेस से बाहर हो चुके थे। अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध बना चुके थे। मैरिज अलायंस, कैथरीन बरगेंजा बंबई दहेज में दे चुके थे। वो उस गेम से बाहर हो चुके थे। बोले हम व्यापार करेंगे भैया। कौन? पोर्चुगीज। डच ने स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर लिया था। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि देखो तुम हमको मसाले का द्वीप दे दो। कौन सा एरिया? इंडोनेशिया, मलेशिया। और बोले तुम हिंदुस्तान रख लो। तो डच भी इस गेम से बाहर हो चुके थे। अब 2 बचे थे सिर्फ, एक इंग्लिश और फ्रेंच। और अब इन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई कि भारत पर असली दावेदारी किसकी। और यहीं से आधुनिक भारत के कहानी की शुरुआत होती है। और इस चैप्टर को कहते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। हेडिंग डालो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। यहीं से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत। हाँ तो हम बाकी लिखाएंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो। इसीलिए मैंने तुमसे कल कहा था वो भी ले आना, क्या कहते हैं, अनसॉल्व्ड, जिससे तुम्हें ये तो पता रहे क्या पूछता है। कल से शुरू करेंगे। कल से अनसॉल्व्ड ले आना। सुबह की कितने बजे क्लास होती है? तो 8 बजे। जो नियम है वही। आज चूंकि मुझे आना था इसलिए आगे पीछे हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है ना? ठीक है चलो कल मिलते हैं। किताब तुम्हारी यहाँ रखी हुई है, ये ले लो। जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप GS पढ़ें, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।